मैं आपको आइडियाज अच्छे बताऊं। अच्छा, नाम है जैक लखान। 1901 में पैदा हुआ और 1981 में इसकी डेथ हुई है। अगर इसकी एज को देखें तो हमें पता चलता है कि इसने फर्स्ट वर्ल्ड वार भी देखी है और सेकंड वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुई थी? फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुई थी? 1914 से लेके 1918 तक। ठीक है। दूसरी वर्ल्ड वार, दूसरी जंग अजीम 1939 में स्टार्ट हुई और 1945। दोनों जंगें इसने देखी हुई हैं। मतलब ये 1901 आ रही है ना इसकी एज, तो इसका मतलब ये दोनों जंग अजीम जब हुई हैं तो दो वर्ल्ड वार्स जो हुई हैं ये दोनों देख चुका है। अब यहाँ पे ये बिलोंग करता है फ्रांस से। जैक्स जैसे इसका नाम है, तो जैक डेरिडा जैसे है, इसी तरह ये जैक क्या है, ये है जी जैक लखान। देखते हैं इसको ये क्या कहता है। इसके बहुत सारी बुक्स हैं लेकिन ये बड़ा कंट्रोवर्शियल फिगर है। जिस तरह सिगमंड फ्राइड भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल फिगर था, उसकी साइको एनालिटिक जो थ्योरी है, साइको एनालिसिस थ्योरी है, उसमें हम देखते हैं कि वो इड की बात करता है, ईगो की बात करता है और सुपर ईगो की। ये कहाँ पे आती है सारी? इड जो होती है हमारे अनकॉन्शियस में पड़ी होती है, और ईगो जो है वो किस में होती है? हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों में पाई जाती है, सब कॉन्शियस दोनों में पाई जाती है ईगो। ठीक है। इसलिए जो ईगो जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इड अनकॉन्शियस होती है, पता नहीं चलता, लेकिन ये साथ चल रही होती है। मेरी वालदा की डेथ 1 सितंबर को हुई थी। उस दिन मेरा ऐसे ही सर फट रहा था जैसे आज फट रहा है। अब मुझे अनकॉन्शियसली बिलीव मी ऐसे पता चल गया, मेरे कभी इतनी सर को दर्द नहीं हुई। कभी मैं अंदर जा रहा हूँ, कभी बाहर आ रहा हूँ, कभी मुझे मुझे टीचर कह रहे हैं कहीं रेस्ट कर लो, क्या मसला है? मैंने कहा यार पता नहीं आज मुझे क्या हो रहा है, इतना सर को दर्द आज तक मेरे नहीं। ठीक 1 सितंबर जिस दिन हुआ उस दिन से मेरी तबीयत फिर खराब हुई है। अब ये 1 सितंबर आया ना, मेरी तबीयत फिर खराब हो। और आज कितनी तारीख है? आज कितनी डेट है? सर 2 है सर। आज सेकंड है। यस। अच्छा, 1 सितंबर को डेथ हुई थी, इसका मतलब है कि 2 सितंबर को हम अ, लेके जा रहे हैं सिटी से, फिर गांव गए थे और सारी वो तकलीफें जो हमने देखी, अब वो सारी चीजें अनकॉन्शियसली मेरे बॉडी ने ऐसे याद की हुई हैं कि मैं कॉन्शियसली उसे भूल भूल ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं उसे भूल चुका हूँ, लेकिन मेरा बॉडी नहीं उसे भूला। मैं छोटा सा था तो मेरे रिक्शे वाला ना, मेरे उससे टक्कर होती है रिक्शे वाले की, तो मेरी टांग पे ना चोट आ जाती है। तो जब भी सर्दियां आती है ना तो वो मेरे बॉडी का वो हिस्सा उसे याद कर लेता है, मतलब वो दर्द शुरू हो जाती है, क्योंकि सर्दियों को चोट लगी थी। तो बंदा भूल जाता है, लेकिन अनकॉन्शियस लेवल पे हमारे जिस्म के हर हिस्से, हर सेल की एक मेमोरी होती है, वो उसे नहीं भूलता। तो अनकॉन्शियसली देखें, वही पेन, वही दर्द, वैसे ही सर फटना, वैसे ही परेशानी फिर शुरू होगी आज। तो ये है हमारा अनकॉन्शियस, जो हमारे सब कॉन्शियस, जो हमारे कॉन्शियस से ज्यादा ताकतवर है। यानी हमारा जो अनकॉन्शियस है, जो हम जिसके बारे में अवेयर नहीं होते, अवेयरनेस नहीं होती, वो हमारे कॉन्शियस से बहुत पावरफुल है। वो तो है ही सारा ये 5%, और 95% ये है। तो इसलिए मैं शायद अपनी तरफ से भूल चुका था कॉन्शियसली इन चीज़ों को, लेकिन मेरे बॉडी ने फिर उसे याद करवा दिया कि इस दिन ये हुआ था। ऑन फेमिनिज्म एंड सेक्सुअलिटी इसकी बुक है। बड़ा कंट्रोवर्शियल फिगर है। जैसे सिगमंड फ्राइड था, वो भी हर चीज के पीछे सेक्सुअल डिजायर को ले आता है। वो कहता है कि हम जो भी दुनिया में कोई काम करते हैं उसके पीछे सेक्सुअल डिजायर्स खड़ी होती हैं, बिकॉज इट इज innate इन अ ह्यूमन बीइंग
she wants to have female wants to have mate with sex and male wants to have mate with female. So it's a natural impulse in a human being. They want to meet each other at any cost. तो वो हर चीज को मतलब वो इस तरह की बातें करता है कि बड़ा कंट्रोवर्शियल सा हो जाता है, लोग उसे क्रिटिसाइज भी करते हैं, ये गलत कहता है, क्योंकि हर चीज के पीछे तो ये चीजें नहीं होती, और फैक्ट भी है। रजिस्टर थ्योरी दी है इसने, मैं ज्यादा इसके बारे में अब नहीं बताता, बस मैं इसकी रजिस्टर थ्योरी इसने दी है। इमेजिनरी स्टेट है, वो कहता है कि इंसान बच्चा जब पैदा होता है ना, तो वो लोगों को, जो मैंने वो पढ़ के दिखाया ना, कि लोग वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है कि ये मोबाइल है तो इसको मोबाइल क्यों कह रहे हैं, मोबाइल बार बार लफ्ज क्यों इस्तेमाल की कर रहे हैं। अच्छा, जब मोबाइल कह रहे हैं तो वो किसको मोबाइल कह रहे हैं, वो उसकी तरफ इशारे भी कर रहे हैं, उसे उठा भी रहे हैं, तो वो अनकॉन्शियसली वो चाइल्ड चाइल्ड के माइंड में चला जाता है। ठीक है, ये 6 से 18 मंथ तक वो चीज़ों को क्या करता है, मिरर स्टेज होती है, कि वो जो बंदा कर रहा होता है ना उसके सामने, वो उसको मिररिंग कर रहा होता है, मतलब वो उससे रिपीट कर रहा होता है बच्चा। तो 6 से 18 साल इसने कहा कि एक बच्चे की मिररिंग स्टेज होती है, मिरर स्टेज होती है, इमेजिनरी स्टेज होती है, उसमें वो चीज़ों को क्या कर रहा है, एक वो इशारों से समझ रहा है, एक वो आवाज़ों से समझ रहा है, एक वो अगर कोई बंदा आवाज़ दे रहा है किसी, तो किसकी तरफ देख रहा है, वो चीज़ें सिग्निफायर सिग्निफाइड को अपने माइंड में बिठाता जाता है और जस्ट मिररिंग करता है और मैचिंग करता रहता है। जैसा उसके सामने बिहेवियर करोगे वो वैसा करेगा। ठीक है, और अगर आप मसलसल एक बिहेवियर उस बच्चे के सामने 5 साल तक, 5 से 7 साल तक, यानी 5 साल या आप 7 साल तक करते रहें, 7 साल तक वो हिप्नोटिक स्टेज में होता है, मतलब बच्चा खुद रैशनल माइंड यूज नहीं करता। हिप्नोटिक स्टेज है, वेव्स इस तरह होती हैं वो, उसमें मतलब वो रैशनल नहीं होती, बस इस तरह होती हैं, जो उस पर लिखते जाओगे वो उसमें वो लिखा जाएगा। अब 7 साल के बाद जो रिपीट करेगा ना, वो जो आपने उसे रिकॉर्ड करवाया वो रिपीट करेगा। मतलब आप उसके सामने लड़ते रहो, गालियां देते रहो, वो गालियां देना शुरू हो जाएगा। आप उसके सामने कुरान पाक पढ़ते हो, वो कुरान पाक पढ़ने शुरू हो जाएगा। मतलब जो आप उसके सामने कहोगे ना, वो चीजें फिर करेगा, क्योंकि अब उसने अपने माइंड को भी तो इस्तेमाल करना, जो आपने फीड किया वो बाहर भी तो देना है उसने। मैंने एक चीज नोट की है, अगर हम बच्चे पैदा करते हैं और उनको अच्छे अखलाक नहीं देते, बच्चे पैदा तो कर देते हैं और उनको इखलाक नहीं देते, उनको नॉलेज नहीं देते, उनको रिफाइन नहीं करते, वो सोसाइटी पे सबसे बड़ा बोझ है। अब उनको इखलाकियत नहीं सिखाते, वो लोगों से लड़ रहे हैं, लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, माशरे के लिए प्रॉब्लम बने हुए हैं, चोरियां कर रहे हैं, डकैतियां कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं। तो भैया आपने क्या माशरे के लिए एक बहुत बड़ा नसूर बना दिया, माशरे को कुछ कंट्रीब्यूट तो नहीं किया आपने, माशरे को तबाह करने वाले बना दिए। तो बच्चे पैदा करने के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट पे आती है कि उसे अच्छी मोरालिटी देना, उसके सामने अच्छा होना, क्योंकि बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते रहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो सामने प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, उनके माइंड में रिकॉर्ड। और अनकॉन्शियस भी एक स्ट्रक्चर्ड होता है, जैसे लैंग्वेज स्ट्रक्चर होती है ना, इस तरह अनकॉन्शियस भी हमारे माइंड में ये इसका भी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता है। जैसे लैंग्वेज हमारे, हम बोलते हैं तो लैंग्वेज सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर बना के बोलते हैं ना, तो बहुत सारे बिहेवियर, बहुत सारी बातें अनकॉन्शियसली कंस्ट्रक्टेड और स्ट्रक्चर्ड हो जाती हैं हमारे माइंड में। वो बिहेवियर हो सकते हैं, वो आवाज़ें हो सकती हैं कुछ, वो गालियाँ हो सकती हैं, वो अच्छाई हो सकती है, वो बुराई हो सकती है। और दूसरी स्टेज है जिसको हम कहते हैं सिंबॉलिक स्टेज। वो ये अपनी रजिस्टर थ्योरी में कहता है कि दूसरी स्टेज सोसाइटी हमें देती है, जब हम सोसाइटी में एंटर करते हैं ना, मतलब आप 7 8 साल बच्चे को जो देते रहे, अब आप आस्ता आस्ता इर्द गिर्द देखने लग जाते हैं। ठीक है, अब बच्चा जब 7 8 साल पेरेंट को देखता रहता है, सुनता रहता है, वो गालियां दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, अब बच्चा भी मारना शुरू कर देता है दूसरों को। अब जो आपने उसे दिया 7 8 साल,
अब उसने वो सोसाइटी के साथ वो क्या करना है, उसको इंटरेक्ट करना है उसके साथ। अब सोसाइटी से वो फिर नॉर्म लेता है, रिचुअल लेता है, लैंग्वेज ले लेता है। ठीक है, पहले तो वो लफ्ज सुनता रहा चंक्स की फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में, अब वो सेंटेंस बनाएगा। ठीक, अच्छे सेंटेंस बोलता है, वो बोलने लग जाता है। लैंग्वेज भी अब उसे सोसाइटी दे रही है, रिचुअल भी दे रही है, फिर कम्युनिकेशन करता है लैंग्वेज के साथ। ठीक है, कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज भी उसके साथ अटैच हो जाती हैं। फिर वो एक्सेप्ट करता है, जी मैं फलां का बेटा हूँ, फलां मेरे बाप का ये प्रोफेशन है, मेरा बाप ये लैंग्वेज बोलता है। और फिर उस आइडेंटिटी और एंटिटी के साथ वो उतर जाता है मैदान। अब उसे किसी ने कहा वो फार्मर के बेटे हो, और वो इधर गिर्द उसने देखा फार्मर ही है मेरा बाप, तो वो फार्मर की तरह ही तकरीबन बिहेव करेगा। उसे पता चला मेरा बाप डॉक्टर है और ये लैंग्वेज यूज करता है, वो डॉक्टर की तरह ही लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा। उसने देखा मेरा बाप प्रोफेसर है, वो लोगों को टीच करता है, और वो प्रोफेसर की तरह वो डिक्शन और सिलेक्टेड वर्ड्स उसके माइंड में आ जाएंगे, और बिहेव भी अच्छा करेगा। तो जो आइडेंटिटी हम वियर कर लेते हैं वो आइडेंटिटी हमारे साथ चलती है। रियल स्टेज ऐसी स्टेज है जिसको हमने देखा, हमने जो साइको एनालिसिस में पढ़ा था, इड जैसी होती, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब भूख, ठीक है, रियलिटी, पावर्टी, डेथ, थ्रस्ट, प्यास, ये ऐसी चीजें हैं अथेंटिक और अनचेंजेबल होती हैं, रियल स्टेज में आती हैं। तो ये थ्री कंपोनेंट्स हैं उसकी थ्योरी के, इसको देख लेना, मैं ये आपको सेंड भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक उसने बात बड़ी अच्छी की जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। एक रेनी डिकार्ट, रेनी डिकार्ट एक फिलासफर है, बहुत बड़ा फिलासफर था डिकार्ट्स, कार्टेशियन फिलासफी है उसकी। अच्छा, रेनी डिकार्ट्स ने कहा था आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसीलिए तो मेरा वजूद है। अगर माइंड ना हो मेरे पास तो मेरा वजूद ही नहीं है। मतलब इसका मतलब है कि सोच जो है वो बंदे की एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस की जो कॉज है वो इंसान की सोच है। अगर सोच ना हो तो जो मर्जी करते रहे, जो मर्जी फिरते रहे। यहाँ पे लोग नशा करते हैं और वो उनका कॉन्शियस और माइंड जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। रैशनल माइंड ब्लॉक हो जाता है, पता नहीं चलता वो कहाँ सोए हुए, अनकॉन्शियस होके पड़े रहते हैं। तो इंसान का वजूद डिकार्ट ने कहा था उसके सोचने के साथ है। ये इसकी लाइन को लेता है, इसे डीकंस्ट्रक्ट करता है। देखिए ना, राइटर है ना, और फिलासफर, साइकोलॉजिस्ट है, फिलासफर भी है, तो वो क्या करता है, रेनी डिकार्ट की इसी स्टेटमेंट को लेके इसे डीकंस्ट्रक्ट करता है। कहता है आई थिंक, इसको गौर से समझिएगा, अगर ये समझ आ गई तो उसकी ये डिजायर वाला कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। कहता आई थिंक वेयर आई एम नॉट, वेयर आई एम नॉट। मैं सोचता हूं कि कहां पे मैं नहीं हूं। देयर फॉर आई एम वेयर आई एम नॉट, आई डोंट थिंक। तो इसलिए मैं वहां होता हूं जहां पे मैं नहीं हूं। पहले उसकी फिलासफी को समझो, डिकार्ड की। डिकार्ड कहता है कि मैं सोचता हूं इसलिए मेरा वजूद, यानी जो मैं सोचता हूं मैं वही हूं, और मेरी एग्जिस्टेंस भी उसी की वजह से है। ये कहता है कि आई थिंक वेयर आई एम नॉट, मैं सोचता हूं कि जहां मैं नहीं हूं, जो मेरे पास नहीं है, मैं मतलब उसके बारे में सोचता हूं। देयर फॉर आई एम वेयर, मैं उस जगह पे होता हूं जहां मैं नहीं सोचता कि मैं हूं। अब देखें, इंसान किसी चीज की ख्वाहिश क्यों करता है, गौर से सुनिएगा, आप अपने अंदर भी ये चीज देखेंगे। आपने किसी को देखा उसके पास एमए या एमफिल या एमए इंग्लिश की डिग्री है, या कोई ये करके जॉब पे लग गया, कोई लग गया, आपके अंदर ख्वाहिश पैदा होगी कि मैं वो बनूंगा जो अदर बन गया है, मैं वो चीज लूंगा जो इसे, किसी के पास कार है, आपने सोचा यार मेरे पास भी होनी चाहिए। तो पहले हम, डिजायर पैदा होती है, दूसरों को देखते हैं, और फिर वो उसकी कमी आ जाती है हमारे अंदर, क्योंकि वो हमारे पास नहीं होती। अब देखिए,
डिजायर कैसे, डिजायर इस तरह ट्रेवल करती है। डिजायर पहले हम देखते हैं किसी के अंदर कि उसके पास ये, इसका मतलब है जो किसी के पास है आपके पास नहीं है, तो आप फिर वो आप में कमी आ जाती है, आप कहते हैं कि ये इसकी कमी है मेरे पास। आपके पास एमए इंग्लिश की डिग्री नहीं, किसी ने एमए इंग्लिश की डिग्री की, उसे जॉब मिल गई है, आपने उसको देखा, आपने कहा यार मैं एमए इंग्लिश करूंगी, क्योंकि ये मेरे पास नहीं है, फलाने के पास है, तो फिर वो आपके पास तो कमी हो गई ना। अब जैसे ही ये ख्वाहिश पूरी होगी, फिर आप सोचेंगी एम फिल है किसी के पास, मेरे पास नहीं, फिर वो ख्वाहिश बन जाएगी, वो कमी आ जाएगी। पहले आप किसी को देखोगे, फिर वो आपके अंदर कमी। तो इसीलिए कहता है आई थिंक वेयर आई एम नॉट, मैं वो सोचता हूँ जो मेरे पास, जो मैं नहीं हूँ। देयर फॉर आई एम वेयर आई डोंट थिंक, और मैं वही होता हूँ। देयर फॉर आई एम वेयर, मैं वही होता हूँ जहां मैं नहीं। तो फिर इंसान वहां ही पहुंचने की कोशिश करता है, सोचता, उसका माइंड भी वही रहता है जो उसके पास नहीं होता। इंसान कभी भी उस पर फोकस नहीं करता जो उसके पास होता है। मेरे पास कार है ना, तो मैं कभी कार का नहीं सोचूंगा, मैं किसी और चीज के बारे में सोच रहा हूँ। मेरे पास बाइक है तो बाइक कभी भी नहीं आएगा मेरे माइंड में कि मेरे पास बाइक बहुत अच्छा है। मेरे पास अगर एमफिल है तो मैं एमफिल का कभी भी नहीं सोचूंगा कि एमफिल तो मेरे पास है। तो जो चीज हो उसके बारे में इंसान नहीं सोचता, और जो नहीं होती वो अगले की तरफ देख के वो कमी आ जाती है। वैसे बात तो उसने बड़ी फिलोसॉफिकल और बड़ी रेट्रिकल की है। खदीजा ऐसे ही है। यस सर, ऐसे ही है। चलें, हैव अ नाइस टाइम। मेरी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन मैंने तब भी कोशिश की है, आपको जितना पढ़ा सका पढ़ा दिया है। अपना ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह टेस्ट हम लेंगे। टेस्ट मैं आपको सेंड कर दूंगा, जो आपने पढ़ा उसी में से दे देना, और जो चीज़ें रह जाएंगी सारी हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। डोंट वरी, हैव अ नाइस टाइम।